हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद सारिका। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं लग पा रही हैं और सिलेबस का भी हमें ख्याल है कि कैसे आपका सिलेबस जो है वो शुरू कराया जाए। तो इसी डायरेक्शन में एक छोटी सी कोशिश है और उम्मीद है कि हम सक्सेसफुल होंगे इस तरीके से थोड़ा सा हमारा सिलेबस कवर करने में। तो आज मैं आपको 10th क्लास में जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं वो आपकी दो हैं, फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी आपकी जो है टेक्स्ट बुक उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक है इसमें हमारे कुछ चैप्टर हैं प्रोज के और कुछ पोएम्स हैं। तो आज हम पोएम्स से शुरू करेंगे। पोइट्री सेक्शन में जो फर्स्ट पोएम है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। पोएम का जो टाइटल है वो है डस्ट ऑफ स्नो। आज हम इस पोएम से शुरू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से समझेंगे इन चीज़ों को और नोटबुक और पेन आप साथ में लेके बैठिए ताकि कोई भी बात, कोई भी पॉइंट, कोई भी मीनिंग जो आपको लगे इम्पॉर्टेंट है आप उसको नोट कर सकें। और इस पोएम को पढ़ाने के बाद मैंने इसमें से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप हैं चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप हैं, दोनों तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने इसके अंदर अपनी इस वीडियो में आप बच्चों के लिए जो हैं वो टाइप किए हैं। तो बहुत टाइम लगा बच्चों मुझे सब आपके लिए एडजस्ट करने में। तो मेरी उम्मीद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो अब हम पोएम शुरू करते हैं, तो आपको ध्यान से देखनी है। पोएम का जो टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है, रॉबर्ट फ्रोस्ट इसके पोइट हैं और पोएम का टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। तो पोएम शुरू होती है हमारी अब। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब पोइट इसमें अपना एक किसी दिन का, किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष किसी दिन का अनुभव बता रहा है कि द वे ए क्रो, जिस प्रकार एक क्रो मीन्स कौवा, एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, हिलाकर नीचे मेरे ऊपर गिरा दी। क्या गिरा दी? द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ़ के छोटे छोटे कण। जैसे जिन इलाकों में स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है, तो वो बर्फ़ जब पेड़ों पे गिरती है तो पेड़ों पर भी वो जमी रह जाती है। तो कोई पक्षी आकर बैठे तो बहुत नेचुरल सी बात है कि वो पक्षी की थोड़ी सी भी मूवमेंट से वो जो बर्फ़ के कण है वो नीचे गिरेंगे। तो ऐसा ही हुआ, ऐसा ही कुछ अनुभव पोइट बता रहा है हमें कि मैं फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री बता रहा है वो कि मैं धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा था। हेमलॉक ट्री के बारे में आपको बता दूं, धतूरे का पेड़ एक जहरीला पेड़ होता है, इसके पत्तियां जहरीली होती हैं और कवि उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अचानक एक कौवा जो उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था उसने अपने शरीर को या अपने पंखों को फड़फड़ाया या अपने शरीर को हिलाया या थोड़ी सी किसी भी प्रकार की उसने हलचल की। उससे हुआ क्या कि पेड़ों के पत्तों पर जो डस्ट पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स ऑफ स्नो थे, जो बर्फ़ के कण थे, वो नीचे बैठे हुए कवि पर आ गिरे। वैसे तो एक बहुत सिंपल सी साधारण सी बात है कि बहुत नेचुरल सी बात है, इसमें कोई विशेषता वाली, कोई विशेष ऐसी अनुभव वाली बात नहीं है। लेकिन पोइट के ऊपर उन बर्फ़ के कणों के गिरने का क्या असर पड़ा, विशेष बात उसमें है। क्या कहता है पोइट? हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। कवि कहता है कि जिस प्रकार से कौवे ने अपने शरीर में कोई हलचल की, कोई हरकत की और वो जो बर्फ़ के कण, मैं उस धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जब मेरे ऊपर आकर गिरे तो उससे हुआ क्या? हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। मेरा जो दिल था, मेरे जो विचार थे, मेरी जो सोच थी, उसके अंदर एक बदलाव आ गया। जैसे ही वो कण मेरे ऊपर गिरे, मेरा जो मैं अपने विचारों में खोया हुआ था, मेरे विचारों की दिशा एकदम से बदल गई। और हुआ क्या उससे? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। और सेव्ड बचा लिया, सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे उस दिन का, आई हैड र्यूड जिसमें मैं शोक मना रहा था, मैं उदास था। मेरे उस उदास से दिन का, मेरे उस दिन का जिस दिन मैं बहुत
हताश था, निराश था या परेशान था। मेरा पूरा दिन ऐसे ही निराशा में बीतने वाला था, लेकिन जब मैं उस पेड़ के नीचे आकर बैठा तो उस कोए के वो बर्फ़ के कण मेरे ऊपर गिराने से अचानक मेरे विचारों की दिशा बदल गई और मैंने जो है कुछ आशावादी दृष्टिकोण अपना लिया, या कुछ जो मेरे अपने बुरे ख्याल थे या जो बुरे विचार मेरे मन में आ रहे थे उनकी दिशा बदल गई और मैंने किसी और विषय पर सोचना शुरू कर दिया। तो एक बहुत छोटी सी घटना है, बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन पॉइंट क्या कहता है कि कभी कभी हमारी लाइफ में छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें हमारे विचारों को पूरी तरह से बदल देती हैं। एक निराशावादी व्यक्ति को भी आशावादी बनाने में सक्षम होती हैं। तो ऐसा ही कुछ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस पोएम के जरिए कहने की कोशिश की है और यही इस पोएम का थीम भी है। तो ये जो पोएम है, इस पोएम के अंदर जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनकर आते हैं, उभर कर आते हैं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इस पोएम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। आप इस वीडियो से अपनी एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें अपने लेसन वाइज या पोएम वाइज अपने जो है क्वेश्चन आंसर वहाँ पर नोट करते चलिए और फिर उनको एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो अब हम आगे चलते हैं। इस पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अभी आप वो देखेंगे। आई होप कि आपको स्क्रीन पे साफ नज़र आ रहा होगा। देखिए, फर्स्ट नंबर पे मैंने रखे हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है या अक्सर ही पूछ लिया जाता है, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड इट्स पोएट, कि पोएम का नाम क्या है और इसके पोएट का नाम क्या है। तो पोएम एज यू नो डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रो डू, क्रो ने क्या किया, कौवे ने क्या किया, द क्रो शुक डाउन डस्ट ऑफ स्नो, कौवे ने क्या किया, हिलाकर जो है वो डस्ट ऑफ स्नो थी वो नीचे गिरा दी। वेयर वॉज द पोएट सिटिंग, पोएट कहाँ बैठा हुआ था, द पोएट वॉज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, जो पोएट था वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। हाउ वॉज पोएट फीलिंग एट दैट टाइम, उस वक्त कवि कैसा महसूस कर रहा था, क्या ख्यालात थे उसके मन में, क्या सोच रहा था। द पोएट वॉज वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड एट दैट टाइम, उस वक्त कवि जो था बड़ा उदास था, बड़ा निराश था अपने जीवन से। तो किन बातों को लेकर निराश था ऐसा उसने इस पोएम में कुछ मेंशन नहीं किया है, उसने जस्ट हमें हिंट दिया है कि ही वॉज फीलिंग वेरी सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड पोएट्स मूड चेंज, कैसे उसका मूड बदला, वो निराश था तो क्या उसका मूड वैसा ही रहा या उसमें कुछ बदलाव आया, तो कैसे आया वो बदलाव। क्वेश्चन है हाउ डिड पोएट्स मूड चेंज, तो आंसर है फॉलिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो ऑन पोएट चेंज्ड हिज मूड, तो जो डस्ट पार्टिकल्स का कवि के ऊपर गिरना जो था वो उसके मूड में बदलाव ले आया। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। राइमिंग स्कीम के लिए अब हम इसकी राइमिंग स्कीम है हमारी ए बी। वो किस प्रकार से है देखिए एक बार पोएम्स के जरिए मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से ए बी हमने इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो कंक्लूड की। देखिए, हम फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देख रहे हैं क्रो और सेकेंड लाइन का लास्ट जो वर्ड है मी, इन दोनों में जो कोई हमें रिदम नज़र नहीं आ रही, दोनों डिफरेंट वर्ड हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। बट थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है स्नो, क्रो एंड स्नो आर सिमिलर वर्ड्स when we pronounce them, and me and tree is the last word of fourth line. Me and tree are similar words when we pronounce them. So crow, snow, me, tree are similar words. Crow A, me B, snow again A, tree again B. तो राइमिंग स्कीम हमारी हो जाएगी A B। सेम पैटर्न हमारा सेकेंड स्टेंजा में फॉलो हो रहा है। देखिए, हार्ट पार्ट, मूड रूड, सिमिलर वर्ड्स है ना, प्रोनाउंस करें तो हम हार्ट और पार्ट को हम ए दे देंगे और मूड और रूड को हम बी। तो इस तरह से हमारी इसकी पूरी पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि अलग अलग स्टेंजा में अलग अलग राइमिंग स्कीम हो सकती है, लेकिन यहाँ दोनों स्टेंजा में सेम पैटर्न फॉलो किया है, तो इस पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम ए बी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स
फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी रिदम जो है वो मिलती है आपस में। क्रो, स्नो, मी, ट्री, इनको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ये। क्रो, स्नो, मी, ट्री, हार्ट, पार्ट, मूड एंड ब्रूड। तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो मीन। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण, दैट इज कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ ट्री इज मेंशन्ड हियर। कौन से पेड़ का यहाँ वर्णन किया गया है। ए पॉइजनस ट्री विच इज़ हेमलक ट्री हेयर। यहाँ पर एक जहरीले पेड़ का, जो कि धतूरे का पेड़ है, उसका जिक्र किया गया है। अब फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने भी इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस पॉसिबल थे इस पोएम में वो सारे डिस्कस किए हैं। अब इसके अलावा बचता है एक लॉन्ग क्वेश्चन और वो इसके थीम से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, कि इस पोएम का थीम क्या है, इस पोएम का क्या उद्देश्य है, क्या क्या कहना चाहता है इस पोएम के जरिए पोएट। तो उसमें आपने अभी तक जो मैंने आपको बताया है, जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, वो आपको हिंट भी दिया है आपको। जो और करके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इंसिडेंट्स समटाइम्स चेंज अवर मूड कम्प्लीटली, हाउ कैन यू से सो आफ्टर रीडिंग दिस पोएम। कि इस पोएम को पढ़ने के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि कई बार छोटी छोटी चीज़ें हमारे मूड को, हमारे विचारों को पूरी तरह से बदल देती हैं। तो क्रो वाला, पोएट वाला इंसिडेंट आपके सामने है। उस बेस पे आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको पोएम के डिस्क्रिप्शन से और इन स्मॉल क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके एक्सप्लेनेशन से आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बाकी के सिलेबस के लिए मैं हर लेसन के लिए, हर पोएम के लिए आपके साथ जो है डिफरेंट वीडियोज़, सेपरेट वीडियोज़ शेयर करती रहूँगी। सो स्टे इन टच। थैंक यू स्टूडेंट्स।